जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप और HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप क्या होता है। चलो देखते हैं क्या होता है। As you can see in this slide, I have mentioned a definition of a law related act. जो पार्टनरशिप आपकी है वो क्या होती है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके कोई काम करें तो वो क्या कहलाएगी? पार्टनरशिप। पार्टनर ने मिलके काम किया तो क्या हो गई? पार्टनरशिप। अब जो भी दो लोग एक साथ आते हैं उनको कोई ना कोई लॉ या फिर एक्ट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको पता चले जिस लॉ से। तो जो लॉ जिसमें सारे पार्टनरशिप के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, ऐसा एक्ट लॉ ही एक्ट होता है। ठीक है, लॉ क्या होता है? जिसमें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हो आप, वो पर्टिकुलर फॉर्म करके जब वो साइन कर देते हैं प्रेसिडेंट उन लॉ को, तो वो एक्ट बन जाता है। जैसे GST एक्ट एक लॉ ही तो है, लेकिन जब उसको प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो वो क्या बन गया? एक्ट बन गया, जो पूरे देश में चल रहा है। वैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पास हुआ था, जिसमें सारी चीज़ें बताई गई थी कि पार्टनरशिप होता क्या है। ठीक है, कैसे दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ आते हैं और बिजनेस को चलाते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। चलो देखते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो डेफिनेशन दी हुई है हमारी पार्टनरशिप की वो है क्या। इसमें केवल डेफिनेशन ही नहीं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं अलग अलग सेक्शंस में। हम केवल इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द एक्ट इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और डिटेल में आपको बुक में दिया नहीं गया है, तो आई विल नॉट गो फर्दर इन डिटेल। आई विल जस्ट टेल यू द thing which is given in your book, okay, so that you didn't get confused that ma'am has told us something else and we are here given something else in the book, what we have to read. I won't tell you further because it's not given in your book. Okay, we will just discuss the point which is given in your book so that you can correlate my video with that book points easily. Okay, so just discuss it. The Indian Partnership Act 1932 defines partnership as the relation between persons who have agreed to share profit of the business carried on by all or any one of them acting for all. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन करता है पार्टनरशिप को एक ऐसा रिलेशन लोगों के बीच में जिसमें वो लोग एग्री करते हैं कि वो बिज़नेस में जो भी प्रॉफिट होगा उसको आपस में शेयर करेंगे। अब हो सकता है बिज़नेस में जितने भी लोग हों वो सब मिलके प्रॉफिट कमा रहे हो, सारे लोग काम कर रहे हो, तो वो होगा कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब कि बिज़नेस को सारे लोगों ने मिलके चलाया। या फिर हो सकता है दो लोग मिलके चला रहे हो और एक बिजनेस के एक्टिविटीज़ में पार्ट ना ले रहा हो लेकिन वो पैसे इंट्रोड्यूस कर रहा हो, कैपिटल लगा रहा हो, तो वो होता है एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कभी कभी क्या होता है जब दो लोग आपस में या फिर तीन लोग मान लो बिजनेस कर रहे हैं ABC, अब एक जगह मान लो कि ABC ने कैपिटल भी पैसा भी इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, पैसा लगाया बिजनेस में बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और साथ ही साथ तीनों जन मिलकर उसमें काम भी कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं कैसे कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, कैसे हम लोग प्रोडक्ट को बनाया, रॉ मटेरियल लेने जाना है, तीनों लोग काम कर रहे हैं। ठीक, तो ये होगा कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब कि सारे लोग मिल के बिजनेस चला रहे हैं। अब अगर मान लो कि ABC तीन पार्टीज़ हैं और A और B ने क्या किया, A और B ने ये जो तीन है पार्टीज, इसमें दो पार्टीज़ ने क्या किया, केवल पैसा इंट्रोड्यूस किया और कह दिया कि ये जो डे टू डे काम होगा, जो बिज़नेस चलाने का जिम्मा है, वो हम किसको दे रहे हैं, जिम्मेदारी C को दे रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि बिजनेस चला कौन रहा है, C चला रहा है, लेकिन पैसा किसका लगा है, A और B का। C पैसा इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता था, तो C को ये काम करने के लिए सैलरी भी मिलेगी और साथ ही साथ प्रॉफिट में शेयर भी मिलेगा, तो वो क्या कहलाएगा, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जब कोई भी एक इंसान पूरे बिजनेस को चला रहा हो लेकिन प्रॉफिट सब लोग उसी हिसाब से शेयर करेंगे जिस हिसाब से उन्होंने डिस्कस किया होगा कि हाँ हम लोग इस रेशियो में शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट हमारा कि पार्टनरशिप होती क्या है। इट्स अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल। सब लोग मिलकर बिजनेस चलाएं तो शेयर करें प्रॉफिट, या फिर कोई एक बंदा बिजनेस चलाए लेकिन प्रॉफिट किसके बीच में शेयर होगा, सबके बीच में। ये एक ऐसा रिलेशन होता है पार्टीज के बीच में। ये कौन सा एक्ट के में दिया हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इट्स एन एक्ट विच गवर्न्स द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने दो इमेजेस अटैच करी हैं। जो आपकी लेफ्ट लोअर साइड की जो इमेज है उसमें आपका बताया गया है कि जब पार्टनरशिप में आप
सेम गोल्स के लोग मिलते हैं। सेम गोल्स मतलब कि हमको भी कोई चीज़ का बिजनेस, मान लो हमको कोई पर्टिकुलर फर्नीचर बनाने का बिजनेस खोलना है, किसी और इंसान को भी खोलना है, तो हम लोगों को गोल्स सेम है, तो हम लोग यूनाइट होके बिजनेस चला सकते हैं। इससे क्या होगा, रिसोर्सेज बढ़ जाएंगी, पैसा ये भी लगाएगा हम भी लगाएंगे, रिसोर्स बढ़ गई, मैन पावर बढ़ जाएगी। इसके बाद अलग ओपिनियन, मेरे पास अलग ओपिनियन, तो मैन पावर बढ़ी। तो गोल्स जब सेम हो, दो लोग कोलैबोरेट करें, कोलैबोरेट मतलब एक साथ आएँ, आइडियाज़ लाएं, टीम वर्क दिखाएं, एक साथ मिलकर काम करें, तो ग्रोथ होगी और सक्सेस मिलेगी। बेसिकली ये होता है ऑल अबाउट पार्टनरशिप। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं। एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, आई हैव मेंशन, मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा है क्योंकि इन पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन कर दूंगी ईजिली, तो डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि वर्ड टू वर्ड आप वैसे ही लिखो, दैट्स नॉट नेसेसरी। आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट इट मीन्स एंड देन यू कैन राइट इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, तो पहला हमारा है फॉर्मेशन। पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना बहुत ईजी होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो आप और मैं बिजनेस पार्टनरशिप का खोलना चाहते हैं, तो पहले तो हम लोग सेम चीज़ पे एग्री होना चाहिए कि हाँ हमको भी वही बिज़नेस करना है, आपको भी वही बिज़नेस करना है। उसके बाद हम एक एग्रीमेंट बनाएंगे। एग्रीमेंट में क्या होता है बेटा, एग्रीमेंट में सारी कंडीशंस लिखी होती हैं कि किसको कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, किसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, किसको क्या क्या होना है। ठीक है, क्या किसको किस पार्टनर को सैलरी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एग्रीमेंट में ये सब लिखा होता है। फिर हम लोग एग्रीमेंट बनाएंगे और उसको कोर्ट में जाके रजिस्टर करा लेंगे अपनी फर्म को भी। उसके बाद हमारी फर्म ओपन हो जाएगी। ठीक है, कई सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन हमने शॉर्ट में बता दिया है आपको कि पार्टनरशिप का बिजनेस खोलना सबसे ईजीएस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेसेस। ठीक है, और ज़्यादा रिसोर्सेज भी इसमें होती है। अगर आप सोल प्रॉपर्टरशिप खोलोगे तो वो भी खोलना इजी होता है, लेकिन उसमें एक नुकसान होता है कि सोल प्रॉपर्टरशिप में रिसोर्सेज केवल आपके पास जो होंगे वही रिसोर्सेज आप लगा पाओगे, किसी और के रिसोर्सेज तो आप अपने बिजनेस में लगा नहीं सकते। लेकिन अगर आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है तो 2 या 3 या जितने भी लोग मिलकर चला रहे होंगे वो सब अपनी अपनी रिसोर्सेज लगाएंगे, तो रिसोर्सेज ज़्यादा लगेंगी और फॉर्मेशन भी ईजी होगा। मतलब कि बिज़नेस को चलाना भी, बिज़नेस को फॉर्म करना भी, इस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन खोलना भी ईजी रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपकी लायबिलिटी। पार्टनरशिप बिजनेस में सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको केवल 2000 रुपये तक बिजनेस में, अगर मान लो आज बिजनेस में हमने किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को उधार में सामान दिया था, या फिर मान लो किसी व्यक्ति से हमने उधार में सामान लिया था और बिजनेस में हमको लॉसेस हो रहे हैं और हम पैसा नहीं पे कर पा रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी पार्टनर्स की बनती है कि वो अपने पर्सनल जो उनके पैसे हों, जो उनके पर्सनल एसेट्स हों, उससे पैसा निकाल के जो हमारा क्रेडिटर हो उसको हम लोग पैसा दें। क्रेडिटर तो आप सबको पता होगा। ठीक है, जब हम किसी से उधार पे सामान लेते हैं तो वो हमारा क्रेडिटर बन जाता है। ठीक है, तो ये सभी पार्टनर्स की पर्सनल लायबिलिटी होती है कि वो अपने पर्सनल एसेट्स को यूज़ करके क्रेडिटर को पैसा दें। ठीक है, इसीलिए उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। हमें जितने ही बिजनेस से एसोसिएटेड लोग होंगे वो पार्टनर्स की जिम्मेदारी होगी कि वो उनको पैसा टाइम टू टाइम दे, क्योंकि उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। हाँ, बाद में जब बिजनेस से प्रॉफिट होगा तो जो भी पैसा उन्होंने यहाँ पे किया है हमारे क्रेडिटर को या किसी को भी, उस टाइम पे जब बिज़नेस में लॉसेस हो रहे थे या बिज़नेस उतना नहीं फ्लरिश हो पा रहा था, उतनी ग्रोथ नहीं दे पा रहा था और पार्टनर ने पैसा पे किया था, तो जब प्रॉफिट होगा तब पार्टनर उतना पैसा अपना ले लेगा कि हाँ हमने उस टाइम इतना पैसा दिया था, अब हम पैसा ले रहे हैं। ठीक है, इस टाइम बिजनेस अच्छा चल रहा है तो हम अपना वो जो हमने पैसा दिया था अपने पर्सनल एसेट्स में से वो हम ले सकते हैं। बाद में वो पैसा ले सकता है, रिकवर कर सकता है। अगर मान लो आज हम क्रेडिटर को 20 लाख रुपए अपने पर्सनल एसेट्स में से दे रहे हैं क्योंकि बिजनेस में उतना पैसा नहीं जनरेट हो पा रहा है, तो बाद में जब बिजनेस प्रॉफिट में होगा तो वो 20 लाख रुपये हम बिजनेस के प्रॉफिट में से रिकवर कर पाएंगे। लेकिन हमें उस टाइम, जिस टाइम बिजनेस को पैसे की ज़रूरत होगी, हमें अपने पर्सनल एसेट्स में से देना पड़ेगा। दैट इज़ वाई इट इज़ रेफर्ड टू एज दैट पार्टनर्स हैव अ अनलिमिटेड लायबिलिटी इन पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, थर्ड है आपका रिस्क बेयरिंग। पार्टनर्स को रिस्क बेयर करना पड़ता है अनलिमिटेड। जितना भी रिस्क होगा सब पार्टनर्स को बेयर करना पड़ेगा। आप या हम पब्लिक तो बेयर करेगी नहीं। ठीक है, अगर मान लो पार्टनरशिप में हम कोई भी बिज़नेस चला रहे हैं और हमें मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च किया या फिर कोई भी चीज़ हुई, ठीक है, हमने किसी नए पार्टनर को रखा, उसकी गुडविल इतनी अच्छी नहीं है, तो वो सब रिस्क हमें बियर करना पड़ेगा। ठीक है,
फोर्थ आता है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सारे पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स हैं, चाहे वो 50 हों, चाहे वो 10 हों, चाहे वो 2 हों, 2 से कम तो हो ही नहीं सकते, 2 लोग चाहिए पार्टनरशिप में। सबसे कम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं 2, और 2 से ज़्यादा मतलब 50 तक जा सकता है। अगर आपकी बैंकिंग फर्म है तो आपके 10 पार्टनर्स हैं, और उससे ज़्यादा है तो आपकी 20 और फिर 50 तक जा सकते हैं पार्टनर्स के नंबर। ठीक है। डिसीजन मेकिंग कंट्रोल में ये होता है कि सारे पार्टनर मिल के डिसीजन लेते हैं। तो इसमें एक डिमेरिट ये होता है कि डिसीजन डिले हो जाता है, क्योंकि सारे पार्टनर डिस्कशन करेंगे, अपने अपने ओपिनियन रखेंगे, उसके बाद सब पार्टनर्स मिल के एक निष्कर्ष पे पहुँचेंगे, एक डिसीजन पे पहुँचेंगे। तो इसमें टाइम लगता है, डिले ज़रूर होगा डिसीजन, लेकिन बेस्ट डिसीजन हमको मिलेगा, क्योंकि कई सारे लोग एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे होंगे। ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल सारे लोग मिल के करते हैं। इसके आता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी बिजनेस में जो है, पार्टनरशिप बिजनेस में कंटिन्यूटी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब कि बिजनेस लंबे समय तक एक ही तरीके से चल रहा है। अब अगर मान लो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस हो, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में मान लो, तो अगर हम मरेंगे या फिर हमें कुछ हो जाएगा तभी तो बिजनेस बंद होगा। अगर हमें कुछ नहीं हुआ तो बिजनेस चलता रहेगा। पार्टनरशिप में क्या होता है, मान लो 2 या 3 लोग मिलकर बिजनेस अगर चला रहे हैं, ठीक है, तो अगर मान लो उसमें से मान लो ABC बिजनेस चला रहा है, ये है A, ये है B, ये है C, अब ये तीनों चला रहे हैं बिजनेस। अब इन तीनों में से मान लो ये मर गया, तो क्या होगा, बिजनेस की सारी अकाउंटिंग बुक्स को हमें क्लोज करना पड़ेगा और बिजनेस वहीं पे बंद करना पड़ेगा। अगर ये दोनों चाहें कि हाँ हमें अभी बिजनेस कंटिन्यू करना है, प्रॉफिट में हो सकता है, तो इनको एक नया एग्रीमेंट बनाना होगा, उसमें सारी नई कंडीशंस रखनी होंगी, फिर बिजनेस चला सकते हैं। ठीक है। अगर मान लो ये डेथ नहीं हुई, ये रिटायर हो गया, तो भी क्या होगा, इनके बीच में न्यू एग्रीमेंट होगा, फिर बिजनेस चल पाएगा। अगर ये पागल हो गया फिर भी क्या होगा, इसको हटा के इनके बीच में न्यू एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है, लगातार नहीं चल पाता। अगर एक भी पार्टनर को कुछ हुआ तो हमें उस पार्टनर का पूरा शेयर उसको देकर, या फिर उसके जो रिलेटिव्स हैं, मतलब जो क्लोज वंस हैं, उनको देकर फिर हमें अपना बिजनेस दोबारा न्यू एग्रीमेंट चला के कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है। अब नंबर ऑफ पार्टनर, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 होते हैं और मैक्सिमम आपके 50 तक जा सकते हैं। ठीक है। डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ कंपनी विच यू आर ओपनिंग। ठीक है। तो लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मतलब कि एजेंसी मतलब क्या हुआ, म्यूचुअल एजेंसी मतलब है कि सारे पार्टनर मिलजुल के काम करते हैं, तो हर पार्टनर के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप बनता है। प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप कैसे, मान लो मैं कोई काम कर रही हूँ, तो मैं जिस पार्टनर के लिए काम कर रही हूँ, भैया मैं बिजनेस में काम कर रही हूँ, तो दूसरे पार्टनर को भी तो प्रॉफिट होगा, तो मैं उसकी क्या हो गई, एजेंट हो गई। वो मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब अगर कोई दूसरा पार्टनर काम कर रहा है तो वो जो काम करेगा सबको प्रॉफिट होगा, तो मैं उसकी क्या हो गई, प्रिंसिपल हो गई। वो मेरा क्या हो गया, एजेंट हो गया। तो इसकी वजह से, क्योंकि सब लोग मिलकर काम करते हैं बिजनेस में, पार्टनरशिप में, तो जो रिलेशनशिप क्रिएट होता है पार्टनर्स के बीच में, वो एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप क्रिएट होता है। ठीक है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअली एजेंट और प्रिंसिपल बन जाते हैं आपस में सारे पार्टनर्स। ठीक है। तो ये थे हमारे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट हमने पढ़ा फॉर्मेशन, सेकंड पढ़ा लायबिलिटी, थर्ड पढ़ा रिस्क बेयरिंग, फोर्थ पढ़ा डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, फिफ्थ पढ़ा कंटिन्यूटी, सिक्स पढ़ा नंबर ऑफ पार्टनर और 7th पढ़ा म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कि पार्टनरशिप के डिमेरिट्स और मेरिट्स क्या होते हैं। हो सकता है आपको पार्टनरशिप डिमेरिट्स और मेरिट्स के जो वीडियो है वो आपको शाम तक मिल जाए, हो सकता है वो कल तक मिल जाए। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन माय सिचुएशन वेदर आई एम फ्री और नॉट। ठीक है। टिल देन एक काम करो, इस वीडियो को देखना और जो समझ में ना आए वो मुझसे पूछ लेना। ठीक है। और साथ ही सही नोट जरूर बनाते चलना साथ साथ, वरना एंड टाइम पे डिफ़िकल्ट होगा। जैसे कि आप लोग को मैं हमेशा बोलती हूँ लेकिन आप लोग फॉलो नहीं करते हो, तो नोट्स बनाते रहना। ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।